नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग 1 जून से लेकर के 8 जून तक का जनरल अवेयरनेस मिसलेनियस पोर्शन कवर करने वाले हैं। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से भी सवाल काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है? अगर आपके पास समय बचता है ना, तो आप पुराना न्यूज़ ना करके नया-नया वाला न्यूज़ ज़्यादा करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फरवरी महीने से या मार्च महीने से पढ़ाई किया है, ठीक है? तो अब आपके पास समय बच गया है, तो आप पुराना न्यूज़ में मत जाना कि और पुराना जाएँगे, नहीं। नया न्यूज़ में जाना और नया न्यूज़ में जाओ और नया न्यूज़ में जाओ, ठीक है? तो उस हिसाब से, उस सोच से ये वाला वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो, जीए मिसलेनियस का मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है, वो पीडीएफ को आपको रीड कर लेना। उस पीडीएफ में से जो इम्पोर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ, ठीक है? इम्पोर्टेंट डेज़ कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है वो ले आया है। अपॉइंटमेंट, अवार्ड, ऑब्ituaries, ठीक है? इसके बाद स्पोर्ट्स, इसके बाद फिर नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़। तो 4 पेज है हम लोग का, 4 पेज में हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये 1 पेज हो गया, ये 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया, 4 पेज हो गया। 4 पेज करना है। जीने के हैं 4 दिन, ठीक है? तो वही 4 दिन है। जब 4 यार मिल जाते हैं तो पार्टी होती है। तो उसी तरीके से हम लोग ये 4 को करके फिर पार्टी करेंगे। ठीक? सबसे पहले तो हम लोग इसको समझते हैं कि हम लोग इतना क्यों पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा बस इतना इंपॉर्टेंट डेज़ है क्या? और भी इंपॉर्टेंट डेज़, मतलब और भी डेज़ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है? इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग मार्क कर देंगे ऐसे-ऐसे करके, स्टार मार्क कर देंगे और बाद में सारे स्टार मार्क को हम लोग रिवाइज़ भी कर लेंगे, ठीक है? तो फटाफट हम लोग करते हैं बिना कोई देरी के, ठीक है? सबसे पहला 1 जून, 1 जून को मनाया गया है वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है? इसका थीम है मिल्क हैज़ मेनी फेसेस, मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, ओके? इसके बाद दूसरा है, मतलब 1 जून को ही है, 1 जून को ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ठीक है? आप दोनों सलामत रहे, धरती पे रूप माँ-बाप का, उस 1 जून का प्रतीक है, ठीक है? वो जो एक ऊपर वाला बैठा है, वही तो पेरेंट्स हम लोग को दिया है। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स वही 1 जन है, ठीक है? 1 जन मतलब 1 जून, ठीक है? और वही 1 जन है जिसकी वजह से हम लोग बचपन में दूध पी करके इतना स्ट्रॉन्ग बने हैं, ठीक है? तो इसीलिए वर्ल्ड मिल्क डे भी वो 1 जन की मदद से है, ठीक है? तो 1 जून को हो गया वर्ल्ड मिल्क डे और 1 जून को ये हो गया ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ओके? आगे देखते हैं, 5 जून को है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ना बहुत अच्छा दिन है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा दिन है, आप लोगों के लिए पता नहीं। एक मेरी बहुत अच्छी टीचर हुआ करती थी, ठीक है? मैम हुआ करती थी। जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था, तभी एक मैम थी, बहुत सुंदर मैम थी, बहुत अच्छी लगती थी हमको, मेरी क्रश थी वो, ठीक है? तो उनका बर्थडे था 5/6/90, ठीक है? तो 5/6/90 से मुझे याद आ गया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उस दिन। उसके बाद से मैं वो दिन कभी नहीं भूला। वो जब आती थी, कोई क्लास में जब घुसती थी, तो बस एकदम हरियाली ही हरियाली फैल जाती थी, ठीक है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते थे हम लोग। जी, तो 5/6/90 जो है, 5/6/90 मतलब कि 5/6/1990 उनका ये था, मतलब अ, बर्थडे, ठीक है? बर्थडे था। मुझे आज भी याद है वो दिन। बहुत सुंदर मैम थी। उनका नाम था ज्योति मैम। इसका थीम क्या रखा गया है? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। टीचर है, तो हमारा फ्यूचर ही देखेंगी। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट ही हमारा एक टीचर होता है। इन टीचर को हम लोग रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए, है ना? रिस्पेक्ट देना चाहिए। इन्वायरमेंट को आप रिस्पेक्ट दोगे, तो आप टीचर को रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है? इन्वायरमेंट से प्यार करोगे, तो इन्वायरमेंट भी आपको प्यार करेगा वैसा ही, है ना? तो वही है। और मैम तो बहुत सुंदर लगती थी ना, इसीलिए इन्वायरमेंट भी बहुत सुंदर है। ऐसे याद कर लो। ये कहानी मैंने झूठ नहीं बोला, ये एक्चुअल में ऐसा है। उसके बाद से तो अभी कभी कभी भी नहीं मिलती है मैम। कहीं पर भी होंगी तो भगवान उनको अच्छी जगह पे रखे और उनको बहुत खुशियाँ दे। ठीक है? तो इस दिन का थीम क्या रखा गया है आप जान गए, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है? इट इज़ होस्टेड बाय रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान। ठीक है? इस दिन को हम लोग मनाने चालू किए थे 1972 के अंदर और पहला सेलिब्रेशन हुआ था 1973 के अंदर। 2026 का जो कैंपेन मैसेज है वो है नाउ फॉर क्लाइमेट। ठीक है? इसके बाद 7 जून को हुआ है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये 7 जून का थाला फॉर अ रीज़न, ठीक है? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इसका थीम क्या रखा गया है? फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर, ठीक है? इसका स्लोगन है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिज़नेस, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यार अब मान लो कि पेपर लीक हो रहा है, तो बिज़नेसमैन बोलेगा अरे पेपर लीक हो रहा है तो बच्चा लोग देखे ना भाई, नन ऑफ आवर बिज़नेस।
ठीक है। उसके बाद मान लो कि पॉलिटिशियन बोलेगा कि अरे मरने दो ना यार, नन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। लेकिन फूड के केस में कोई कुछ ऐसा नहीं बोल सकता कि नन ऑफ आवर बिजनेस। तुम क्या खाओगे, तुम पैसा थोड़ी खाओगे, तुम तो खाना ही खाओगे। तो इट्स एवरीवन्स बिजनेस, ठीक है। तो फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस, ये है स्लोगन, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड ओशियंस डे, ये 8 तारीख को मना रहा है, ठीक है। वेव जब आता है, वेव ऐसा आता है ना, ऐसा ऐसा वेव आता है ना, ऐसा ऐसा आता है, फिर ऐसे गिर जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है। ये होता है वेव का सीन। वेव अगर पलटा दें तो 8 बन जाएगा, है ना। तो समुद्र जो है वो 8 जून को अपना दिवस मना रहा है, ठीक है। इसका थीम क्या है, री इमेजिन, ठीक है, बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, न्यू रिलेशनशिप विदाउट ओशियन। ओके डन। इंपॉर्टेंट डेज तो हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज में क्या क्या चीज एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट था। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और ये वर्ल्ड ओशियन डे, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो मार्क कर दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट कब इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट कब इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग सुपर इंपॉर्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेज। अभी बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स का, कौन कौन अपॉइंट हुआ है, किस किस का घर में खुशी आया है। मैं चाहूंगा कि आप भी अपॉइंट हो जाएं आरबीआई के अंदर एज ए मैनेजर। अपॉइंटमेंट में किसी किसी को खुशी बहुत पहले मिल गया है, हम लोग को बाद में मिलेगा, किसी को पहले मिल गया है। तो डीआरडीओ के चेयरमैन बन गए हैं राजेश कुमार सिंह, ठीक है। राजेश जी जो है वो डीआरडीओ के चेयरमैन बन गए हैं, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद नीलखंड मिश्रा जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। एक तो है कि इंडियन ओरिजिन वाला बंदा है और वर्ल्ड बैंक में जाकर के कुछ अच्छा पोजीशन में हासिल कर लिए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बन गया आपका, नीलकंठ मिश्रा जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर, ठीक है। देखो वर्ल्ड का राजा कौन है, वर्ल्ड का राजा है शिव जी, नीलकंठ, ठीक है। तो नीलकंठ मिश्रा जी वर्ल्ड बैंक के ऊपर में बैठ गए हैं, ठीक है, एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चलो, सौरभ विजय, ये इंडिया एआई मिशन का सीईओ बन गए हैं, ठीक है। तो विजय हमारे इंडिया एआई मिशन के चार्ज लिए हुए हैं, तो हम लोगों को एआई के अंदर भी विजय मिलेगा, वी हो, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा अपॉइंटमेंट में, समझ में आ गया, अपॉइंटमेंट में 2 इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हाँ चलो, इसके बाद ओबिचुरीज देख लेते हैं। ओबिचुरीज में क्या हुआ है, पहलज निहलानी, पहलज निहलानी जो है ये सीबीएफसी के चीफ थे, फॉर्मर चीफ थे, और इनका भी देहांत हो गया है। सीबीएफसी मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये प्रोड्यूसर भी रहे हैं और चेयरपर्सन भी रहे हैं सीबीएफसी का, ठीक है। तो आप अगर आपसे पूछेगा तो वह पूछेगा कि प्रहलाद निहलानी जो है उनका देहांत हो गया है, तो वो कौन थे, वो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो वेटरन प्रोड्यूसर थे, वो कौन थे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब अवार्ड का सीन देख लेते हैं, अवार्ड में कौन कौन क्या क्या जीता है, ठीक है। ये पहला वाला अवार्ड तो बहुत तगड़ा अवार्ड है, इंडियन टीनेजर्स विन अर्थ प्राइज 2026 फॉर प्लास्टिक। देखो, 3 बच्चे हैं इंडिया के, ये समझ लो कि 3 इंडिया के बच्चे हैं, वो जो पानी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक होता है ना, उसको निकालने का टेक्निक ढूंढ लिए हैं, इसीलिए इनको मिला है अर्थ प्राइज, ठीक है। अर्थ प्राइज जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ठीक है। तो सिर्फ 3 हम लोगों के टीनेजर्स को मिला है, 3 टीनेजर्स, इंडियन टीनेजर्स। उनका नाम थोड़ा सा जेंजी वाले हैं, तो इसीलिए उनका नाम भी जेंजी वाला है। विवान छौछरिया, ठीक है, एक है एरियाना अग्रवाल और एक है अव्याना मेहता, ठीक है। बताओ यार, ऐसा ऐसा नाम है, इंडियन नेम्स भी नहीं बोला जा रहा है तो क्या होगा। एक है अव्याना मेहता, अरियाना अग्रवाल और विवान छवरिया, ठीक है। तो इन लोग तीनों ने मिल करके क्या किया है, माइक्रो प्लास्टिक निकालने का एक टेक्निक ढूंढ लिया है। तो माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, जब भी आप प्लास्टिक का बोतल से पानी पीते हैं, हम भी प्लास्टिक का ही बोतल से पानी पीते हैं, ये हमको नहीं पीना चाहिए लेकिन हम पीते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बहुत प्लास्टिक से पानी पीते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारा माइक्रो प्लास्टिक प्रेजेंट रहता है, जो कि नेचर को भी खराब करता है और हम लोग की बॉडी को भी खराब करता है। तो जो माइक्रो प्लास्टिक है ना, उसको निकालने के लिए कोई टेक्निक अब तक था नहीं, कोई प्रोमिनेंट टेक्निक नहीं था। तो ये जो 3 हमारे क्या बोलते हैं, 3 हमारे जेनजी वाले बच्चे हैं, बहुत स्ट्रांग बच्चे हैं, दिमाग से बहुत तेज बच्चे हैं, उन लोगों ने इसका टेक्निक निकाल दिया है। क्या किया है इन लोगों ने, ये इमली जानते हैं ना, इमली टैमराइंड, तो इमली का जो बीज होता है, इमली का बीज बीज के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो माइक्रोप्लास्टिक को ना चिपका लेता है अपने पास, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया है, जो इमली का बीज है उनका पाउडर बना दिया है और उसका पाउडर बना करके उसमें आयरन ऑक्साइड मिला दिया है, ठीक है।
तो एक तरह का मतलब कि वो बन गया, पाउडर टाइप का बन गया। वो पाउडर को डाल दिया पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जब उस पाउडर को डाल देंगे तो क्या होगा कि जो भी माइक्रो प्लास्टिक है ना, वो आपस में चिपकने लगेगा, उससे चिपकने लगेगा, टेमरान पाउडर से चिपकने लगेगा। तो टेमरान पाउडर से चिपक चिपक करेंगे ना, मतलब कि वो ढेला ढेला बनाने लगेगा। ठीक है। अब उसके अंदर आयरन ऑक्साइड भी है, तो इसका मतलब कि जो ढेला ढेला बना है ना, उसको हम लोग मैग्नेट से निकाल लेंगे। ठीक है। यानी बहुत सारा माइक्रो प्लास्टिक था आपका, इसमें बहुत सारा माइक्रो प्लास्टिक था। इसके अंदर हम लोग क्या किए, इमली का बूटा, मतलब इमली का जो पाउडर है वो डाल दिए। ठीक है। तो थोड़ा सा लंप यहाँ पे दिखने लगा। अब इस लंप के अंदर ना थोड़ा सा हम लोग आयरन ऑक्साइड भी डाले हुए हैं। तो आयरन ऑक्साइड है तो हम लोग मैग्नेट से निकाल लेंगे, तो ये पानी प्योर हो गया, माइक्रो प्लास्टिक हट गया। ये 3 काम किया है, बहुत अच्छा काम है, इसीलिए इनको मिला है द अर्थ प्राइज। ठीक है। तो ये है हमारे जेंजी। ठीक है। विवान छवछरिया और एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। नाम ही इतना बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना यार, हमको माफ कर देना। ठीक है। तो ये जो इनोवेशन इन्होंने किया है, इसका नाम है प्लास्टिक। ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो दिखेगा अभी, है ना। अभी इसके बाद फिर लास्ट वाला न्यूज़ क्या है, अवार्ड के अंदर जो लास्ट न्यूज़ है वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने फिनेकल गोल्ड अवार्ड जीता है फॉर एआई प्लेटफॉर्म। ठीक है। बस ये नॉर्मल से न्यूज़ था। ओके। यहाँ पर आपका एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपका पहला पेज में निकला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्पोर्ट्स का न्यूज़ देखते हैं। तो प्रज्ञानंदा जी जो हैं वो नॉर्वे चेस 2026 जीते हैं। ठीक है। तो आर प्रज्ञानंदा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन नॉर्वे चेस। फर्स्ट इंडियन टू विन नॉर्वे चेस, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नॉर्वे चेस 2026 टाइटल। ठीक है। आफ्टर डिफीटिंग जर्मनीज विंसेंट केमर। ठीक है। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट रखिए। इसके बाद सात्विक चिराग। ठीक है। यानी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन लोग दोनों को मिला करके बोल रहे हैं सात्विक और चिराग। तो सात्विक जी और चिराग जी, इन लोग दोनों ने मिलकर के सिंगापुर ओपन टाइटल जीता है। ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है। ठीक है। तो बैडमिंटन का टूर्नामेंट ये खेल रहे थे, और एक तरफ इंडोनेशिया का फजर अल्फियान था और मोहम्मद सोहिबुल फिक्री थे, और इंडिया की तरफ से चिराग शेट्टी थे और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी थे। और जीत गया कौन, ये लोग जीत गए, सात्विक और चिराग जी जीत गए, और ये इंडिया का पहला सिंगापुर ओपन टाइटल जीत के लाए। ठीक है। ओके। ये न्यूज़ भी हो गया हमारा। अगला न्यूज़ देखते हैं। मेसी जो है उन्होंने रिसीव किया है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। एस्टूरियस। ठीक है। एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। आपको दिमाग में आ रहा होगा कि प्रिंसेस, सर कहीं आप गलत से प्रिंसेस के जगह में प्रिंस लिखना चाहिए था क्या? तो नहीं, प्रिंसेस ही लिखा हुआ है। ठीक है। मेसी जो है, लियोनल मेसी, उनको अवार्ड मिला है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस। ठीक है। तो अगर जैसे ही ये अवार्ड मिला, वैसे ही रोनाल्डो जी जो हैं वो तो बोल रहे होंगे कि हाँ, प्रिंसेस मिल गया तुमको, तो प्रिंसेस मिल गया। फिर मेसी बोलता होगा, जलता है साला रोनाल्डो हमसे। एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, ये जो अवार्ड मिला है ये स्पेन का हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ठीक है। तो स्पेन का ये अवार्ड है, स्पेन का प्रिंसेस ये अवार्ड दे रही है, इसीलिए इसका नाम है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। अगर मान लो कि स्पेन का मतलब कि प्रिंस होता, किंग होता वहां पर कोई, तो वो अगर अवार्ड दे रहा होता तो उस केस में प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड मिलता। ठीक है। अभी यहाँ पर प्रिंस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है मेसी को, बस इतना याद रखो, मेसी जो है उनको ही मिला है प्रिंसेस का अवार्ड। ठीक है। ओके। इसके बाद इंडिया ने SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2026, इसमें भी विजय हासिल किया है। ठीक है। विजयी हासिल हुआ है, मतलब जीता है। तो SAFF क्या होता है, ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है। SAFF का मतलब वो होता है। तो इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है, 3-1 से हरा दिया है फाइनल के अंदर, और जीत लिया है सिक्स SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल। कहाँ पर हो रहा था, गोवा में हो रहा था। ठीक है। तो ये भी ठीक है। इसके बाद इंडिया क्लिंचेस अंडर 18 मेंस हॉकी एशिया कप। तो मेंस हॉकी एशिया कप हो रहा था, जहां पर इंडिया ने जापान को हरा दिया। जापान ही होस्ट कंट्री था, जापान को हरा करके इंडिया ने थर्ड टाइम ये कप जीता है, अंडर 18 मेंस हॉकी एशिया कप। ठीक है।
और इंडियन वुमेन टीम ब्रॉन्ज जीती है, ठीक है। तो मेंस टीम जो है वो गोल्ड जीता है और वुमेन्स टीम जो है वो ब्रॉन्ज जीती है, ठीक है। इसके बाद देखो सविता श्री भास्कर विंस एशियन चेस चैंपियनशिप। तो एशियन चेस चैंपियनशिप जीती है सविता श्री भास्कर, और ये इन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है फॉर 2027 फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। इसके बाद आरसीबी, आरसीबी बहुत लोग पूरा खुश हो गए होंगे। अब बहुत लोग को बहुत गुस्सा लग रहा होगा कि ये आरसीबी वाला न्यूज क्यों आ गया। ठीक है, अब बहुत लोग खुश होंगे, वाह आरसीबी जीत गया है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आरसीबी जीतता है तो पूरा इंडिया का फील्डिंग सेट हो जाता है। तो अगर ऐसा बात है तो फिर से आरबीआई बोल रहा हूँ, फिर से आरसीबी जीत सकता है अगले साल, क्योंकि हम लोग का तो लाइफ ऐसे ही सेट हो गया है, फील्डिंग सेट है हम लोग का, है ना। कभी से कुछ हो रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं वैकेंसी 40 आ रहा है, तो हम लोग का भी लाइफ का फील्डिंग सेट है। अगर जब ऐसा सीन है तो फिर से आरसीबी जीत जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, जोक सपाट, जो मेहनत करता है उसका जीतना डिजर्व है, ठीक है। मतलब अगर आप मेहनत करो और आप ना जीत पाओ तो फिर आपको बुरा लगेगा, है ना? चलो, ठीक है। अगर आपने मेहनत किया है तो आप जीतोगे। आरसीबी का जीत एक तरह से हम लोग को ये सिखाता है कि दुनिया आपका कितना भी मजाक उड़ा रहा हो, ठीक है, कोई आपसे कितना ही हेट कर रहा हो, आपने कितना ही गलती किया हो, ठीक है, लेकिन जब आपका समय आएगा तो आप जीतोगे। और हर सब का समय आता है, सब का समय कभी न कभी आता है, अगर आप हार नहीं मानते हो तो, ठीक। तो इनका भी समय आया, है ना। तो आरसीबी जो है वो आईपीएल ट्रॉफी जीत लिया है, और किसको हराया है, गुजरात टाइटंस को हराया है, ठीक है। फाइनल कहाँ पर हो रहा था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा था, अहमदाबाद, ठीक है। तो गुजरात जो हारा है उसका कारण क्या है, उसका कारण है नरेंद्र मोदी। मजाक कर रहा हूँ। आरसीबी बैक टू बैक जीता है, पहली बारी जीता है, मतलब 17 साल तक आरसीबी एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीता था। फिर 18वां साल और 19वां साल दोनों बैक टू बैक इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये थर्ड टीम बन गई है टू सक्सेसफुली डिफेंड द ट्रॉफी। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने डिफेंड किया था ट्रॉफी, यानी बैक टू बैक जीता था, और उसके बाद मुंबई इंडियंस ने बैक टू बैक जीता था, ठीक है। आपका फेवरेट टीम कौन सा है, आप जरूर बताओ, ठीक है। चलो, अ, अब आईपीएल 2026 में किसने किसने क्या क्या प्राइज जीता है उसको भी आप जरूर रीड कर लेना, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी ने क्या क्या अवार्ड जीता है वो आप देख लेना। तो ऑरेंज कप वैभव सूर्यवंशी ने जीता, जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला अवार्ड रहता है वो वैभव सूर्यवंशी को गया। पर्पल कैप जीता कगिजो रबाडा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, उसके बाद फिर इमर्जिंग प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, मोस्ट सिक्सेस वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। उसके बाद फिर बेस्ट स्ट्राइक रेट वैभव सूर्यवंशी। तो इतना सारा वैभव सूर्यवंशी ने जीता है। फेयर प्ले अवार्ड कौन जीता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान देना। तो पंजाब किंग्स जो है वो फेयर प्ले अवार्ड जीता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने भी आईपीएल देखा होगा उन लोग को लग रहा होगा कि फेयर प्ले अवार्ड तो सीएसके जीतना चाहिए या फिर मुंबई जीतना चाहिए, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये ट्रैप है, यहाँ पर पंजाब ने जीता है फेयर प्ले अवार्ड, इसको ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया, तो ये इसको मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट 3 को है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में क्या-क्या नेशनल न्यूज़ है भाई वो देखते हैं। तो इंडिया का पहला स्काई कास्ट सिस्टम ये लॉन्च हो रहा है। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला स्काई कास्ट सिस्टम इन इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर एक स्काई स्काई कास्ट सिस्टम बना हुआ है, अब वो चालू हो जाएगा। ये जो स्काई कास्ट सिस्टम है ये रियल टाइम में रियल टाइम में 30 किलोमीटर ऊपर तक जो कोहरा है, एयरपोर्ट के ऊपर जो कोहरा है, एयरपोर्ट के ऊपर जो वेदर का प्रॉब्लम है, वो सबको रियल टाइम में मेजर कर पाएगा और एरोप्लेन का पायलट को बता पाएगा। अभी क्या होता है ना, जब भी विंटर का टाइम आता है तो दिल्ली में बहुत फॉग रहता है, तो दिल्ली में जब फॉग रहता है तो फ्लाइट्स बहुत डिले हो जाता है, ठीक है, वेदर की वजह से। तो इसी के लिए अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वहां पर स्काई कास्ट सिस्टम एक बन रहा है। स्काई का सिस्टम क्या है, ये स्काई का फोरकास्ट करता है ना, स्काई का फोरकास्ट करता है, मतलब 30 किलोमीटर ऊपर तक, जमीन से 30 किलोमीटर ऊपर तक कैसा फॉग का सीन है, ज़्यादा वेदर कैसा है, तूफान क्या है, वो रियल टाइम में बताता है। और रियल टाइम में बताता है तो उससे क्या होगा कि हम लोग पायलट को बता देंगे, तो ज़्यादा एफिशिएंटली हम लोग एयरपोर्ट का काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इट ब्रिंग्स टुगेदर मल्टीपल रियल टाइम मेजरमेंट ऑफ फॉग, एरोसोल टर्बुलेंस,
मॉइस्चर एंड विजिबिलिटी इनटू सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव एविएशन वेदर इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क। इसको डेवलप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इन्होंने इसको किया है। इसके बाद पीएम सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड मिला है उड़ीसा को, याद रखना। पीएम सूर्य घर अवार्ड किसको मिला है? उड़ीसा को। उड़ीसा रिसीव्ड पीएम सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सोलर एनर्जी अडॉप्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सोलर कैंपेन। मई महीने के समय में उड़ीसा ने कैंपेन चलाया था, मंथ ऑफ सोलर। अब इसी में सोलर एनर्जी का एडॉप्शन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसीलिए उड़ीसा का अवार्ड मिला है पीएम सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, ये ऊपर वाला भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। इसके बाद इंडिया लीड्स इन यूएस यूनिकॉर्न फाउंडर्स। यूएस में जितना यूनिकॉर्न है, यानी कि जो बड़ा बड़ा कंपनीज, बड़ा बड़ा स्टार्टअप है यूएस के अंदर, उसमें से इंडिया वाला बहुत सारा फाउंडर है वहां पर। मतलब बहुत सारा इंडिया का फाउंडर तो इंडिया में ही अपना कंपनी भी बना रहा है, बहुत सारा इंडिया का फाउंडर यूएस में जाकर के भी कंपनी बना रहा है। तो अगर यूनिकॉर्न का बात करें तो 96 यूनिकॉर्न कंपनीज जो है, जो यूएसए में बना हुआ है, उसका को फाउंडर इंडियन ओरिजिन के एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 60 यूनिकॉर्न कंपनीज का जो को फाउंडर है वो इजराइल का है, और 47 यूनिकॉर्न कंपनीज का जो को फाउंडर है वो यूके का है। कहां पर? यूएसए में। तो यूएसए के अंदर इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स जाकर के फाउंड किए हैं कंपनी, इजराइल से लोग जाकर के फाउंड किए हैं कंपनी, ठीक है, फाउंडर बने हैं कंपनी के। और 47 यूनिकॉर्न कंपनी जो है यूके का है। यानी भाई यूएसए का, वहां का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि बाहर बाहर से फाउंडर लोग आ रहे हैं, फाउंडर को अट्रैक्ट कर पा रहा है वो। ठीक है, तो इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग कंट्री। ठीक है, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर इमिग्रेंट फाउंडर्स ऑफ यूएस यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट सी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फ्यूज्ड मिलेट फूड्स। देखो, तो जो रेडी टू कुक मिलेट फूड है उसका हम लोग पहली बार शिपमेंट कर दिए हैं, मानी पहली बार हम लोग उसको भेजे हैं। कर्नाटका से न्यूजीलैंड अभी गया है। हम लोग पीआईबी में भी ये बात पढ़े थे कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो मिलेट हम लोग यहाँ बनाते हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारा मिलेट होता है ना, ज्वार बाजरा, तो उसका जो स्नैक्स है या फिर जो न्यूट्रिशियस मिलेट है उसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। इंडिया का पहला शी शिपमेंट हो गया है बोटेनिकल इन्फ्यूज्ड रेडी टू कुक मिलेट फूड का। कहाँ से हुआ है, कहाँ तक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कर्नाटका से हुआ है न्यूजीलैंड तक। ठीक है, न्यूजीलैंड, हम लोग का यह नया नया सोच था, इसीलिए हम लोग न्यूजीलैंड भेज दिए। ठीक है, जाओ न्यू जी लैंड को भी आप मार्क कर लो भाई। इसके बाद लद्दाख जो है इंडिया का पहला बॉर्डर विलेज अनाउंस किया है। मतलब इंडिया का जो पहला बॉर्डर विलेज है वो बन गया है चुमूर। जो चुमूर है ये लद्दाख के अंदर है। ठीक है, बॉर्डर विलेज मतलब, देखो बॉर्डर विलेज का मतलब होता है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के बगल बगल में विलेज है। तो ऐसा विलेज जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, वैसा विलेज में हम लोग बहुत सारा डेवलपमेंट करना चाहते हैं और वहाँ के लोगों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर को कोई भेद ना सके, कोई दूसरा देश से हमारे देश में घुस ना सके, ठीक है, और कब्जा ना कर सके। इसीलिए हम लोग सारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहाँ पर हम लोग विलेज बना रहे हैं। ठीक है, और उस विलेज के अंदर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इस डेवलपमेंट करने के लिए जो हम लोग स्कीम चला रहे हैं उसका नाम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर ही पहला बॉर्डर विलेज बना है। ठीक है, इंडिया का पहला बॉर्डर विलेज बना है। कहाँ पर बना है? लद्दाख में बना है। क्या नाम है उसका? चुमूर। नाम भी क्या है? चुमूर चुमूर। नाम तो गजब है भाई। चलो ठीक, इसके बाद खेत बचाओ अभियान। पहले तो स्टूडेंट को बचाओ, और पहले तो टीचर को बचाओ, आंसर को बचाओ अभियान पहले चलाओ भाई। ठीक है, खेत बचाओ अभियान, अभी तो टीचर लोग को बचाओ। खेत बचाओ अभियान में हम लोग खेत को बचा रहे हैं। कैसे खेत को बचाएंगे? हम लोग जो है जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर सिखाएंगे कि फर्टिलाइजर का सही तरीके से इस्तेमाल करो, गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो, कि खेत में आपका जो है उपजाऊपन है वही खत्म हो जाए, खेत का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाए, ऐसे भी मत करो। सोच समझ करके जुडिशियस यूज करो फर्टिलाइजर का। ठीक है, साथ में
फार्मर्स को एडवाइस दो कि किस तरीके से तुमको वेदर रिलेटेड चैलेंज को हैंडल करना है, ठीक है। पंचायत लेवल पे एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाओ। तो खेत बचाओ अभियान ये है, ये 1 जून से लेकर के 30 जून तक चलने वाला है, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इसके बाद है नवाचार मंत्र। ये नवाचार मंत्र क्या है? इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी स्टार्टअप है, ठीक है, जो इनोवेशन कर रहा है, तो उसको हम लोग बूस्ट देना चाहते हैं, उनको हेल्प देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्रीटेक का कोई एक स्टार्टअप है, ठीक है, मान लो कि कोई एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया है जिससे कि फोटो खींचेगा सामान का और वो बता देगा कि ये सामान अच्छा है, एक्सपायर्ड है, ये बता देगा। तो मान लो कि कोई ऐसा एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जो ऐसा ऐप बनाया है, तो उस ऐप को फंडिंग भी मिलना चाहिए, उस ऐप को क्या बोलते हैं गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए, उस ऐप को मार्केटिंग होना चाहिए, तब ना वो जो इनोवेशन है वो दूर दूर तक जाएगा। तो वही हम लोग बोल रहे हैं जो कि अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स है, जिनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो उनको हम लोग मेंटरशिप देंगे, उनको हम लोग सिखाएंगे, उन लोगों को हम लोग पॉलिसी मेकर के साथ मीटिंग भी कराएंगे, इन्वेस्टर से मिलाएंगे। तो इसके लिए जो आया है इनिशिएटिव, उसका नाम है नवाचार मंत्र। तो ये लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू आइडेंटिफाई, नर्चर एंड प्रमोट ग्रास रूट इनोवेटर्स एंड अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस कंट्री, ठीक है। इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट कर रहा है कौन? नाइसबिड इन पार्टनरशिप विद एफआईटीटी आईआईटी दिल्ली, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन सा है ये ध्यान दो: एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एड टेक, स्किलिंग, ठीक है, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी, रूरल कॉमर्स, अब एमएसएमई इनेबलमेंट, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पर एडटेक भी है, एडटेक मतलब कि आर्यन ग्रेड भी कोई मिलेगा क्या? तो नहीं, हमको नहीं मिलेगा, हम तो एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर हम आप लोग के लिए कुछ ऐप बना लेते या फिर एडेप्टिव टेस्ट प्लेटफॉर्म बना देते जो कि आपको अडेप्ट करते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, पहले आपको जान लिया है फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ऐसा हम बना देते तो फिर हमको ये चीज के अंदर अवार्ड मिल सकता था, ठीक है। तो हम कुछ इनोवेशन का काम नहीं किए हैं, हम तो सीधा पढ़ा रहे हैं, तो हमको नहीं मिलेगा, ठीक बात। डन, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल न्यूज, ये लास्ट पेज है हमारा। वाह, सबसे पहला देखो, सेकेंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुआ है वाराणसी के अंदर। तो बनारस के अंदर, बनारस से कोई लोग देखते हैं कि नहीं? कोई बनारस से देख रहे हैं तो उधर से लिख दो लव फ्रॉम बनारस, ठीक है। तो बनारस के अंदर ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप का एक मीटिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो भी ब्रिक्स मेंबर्स हैं वो लोग आएंगे और कल्चर के बारे में बात करेंगे, कल्चर को शेयर करेंगे, ठीक है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ब्रिक्स का चेयरमैन अभी कौन है? इंडिया ही है। ब्रिक्स का मेंबर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मत भूल के जाना, यहाँ से आपको इसको रट के जाना। ब्रिक्स का मेंबर्स, वो आपसे पूछ सकता है कि ब्रिक्स में कितना मेंबर है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज, ऐसा पूछ सकता है। तो 11 मेंबर कंट्रीज है याद रखना, और 10 पार्टनर कंट्रीज है। मेंबर कंट्री कौन कौन सा है? तो मेंबर कंट्रीज में है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये तो आपका हो गया ब्रिक्स, है ना। ब्रिक्स का ही ना मतलब होता है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये तो हमारा फाउंडिंग मेंबर थे। इसके बाद कौन कौन सा मेंबर और ऐड हुआ है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो लेटेस्ट मेंबर बना है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सा कंट्री है जो कि लेटेस्ट मेंबर बना है ब्रिक्स का? तो आपको याद दिलाना चाहिए कि इंडोनेशिया, ठीक है। इसके बाद 10 ब्रिक्स पार्टनर कंट्री कौन कौन सा है? बेलारस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ठीक है। इसके बाद इंडिया जो है वो 4th रैंक किया है इन एआई परफॉर्मेंस और 5th रैंक किया है इन डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो इंडिया हैज इमर्ज एज वर्ल्ड 5th मोस्ट डिजिटाइज्ड इकोनॉमी, ठीक है, and ranks 4th globally in AI performance as reported by the ICRER Process Center for Internet and Digital Economy, ठीक है। ICRIER एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया कि इंडिया जो है वो 5th है इन डिजिटल इकोनॉमी और 4th है इन एआई परफॉर्मेंस, ठीक है, ठीक है। इसके बाद स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, ये जो रिपोर्ट है साइड रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कहता है कि इंडिया जो है वो चिप इंडेक्स के अंदर 5th रैंक करता है, चिप्स एआई इंडेक्स के अंदर 5th रैंक करता है, ठीक है। मतलब चिप्स एआई इंडेक्स का मतलब क्या है? मतलब कि हमारे इंडिया में कितना स्टार्टअप है जो कि एआई को लेकर काम कर रहा है, कितना लोग एआई को लेकर के अवेयर हैं, कितना लोग एआई को यूज कर रहे हैं। तो इन सब का डेटा को बोल रहे हैं कि इस हिसाब से इंडिया 5th रैंक करता है, ठीक है, चिप एआई इंडेक्स के अंदर।
इंडिया का डिजिटल मोमेंटम एक्सेलरेट किया है, प्रोपेलिंग इट टू द 5th इन ग्लोबल रैंकिंग्स, प्रीवियसली 8th इन 2025। ठीक है। इसके बाद ऑकस, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑकस के अंदर कौन कौन सा कंट्री है। तो ऑकस है ना, AUKUS। ठीक है। तो इसके अंदर जो यूके है वो यूके को रिप्रेजेंट करता है, यूएस जो है वो यूएसए को रिप्रेजेंट करता है, और जो ए है ये ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये 3 कंट्री का एक ग्रुप है, 3 कंट्री का एक पार्टनरशिप है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ठीक है। तो ये जो ऑकस है, इनके मेंबर्स ने कहा है कि ये लोग एक एडवांस्ड अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम्स बनाने का सोच रहे हैं। ठीक है। सोचने दो, हम लोग को खाली ये जानना है कि ऑकस के अंदर कौन कौन सा कंट्री आता है। ठीक है। तो यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है नासा एंड मैवन मार्स मिशन। देखो, मैवन मिशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने ये सवाल पूछा था आपसे कि मैवन मिशन के अंदर एम क्या है। ये सवाल आपसे पूछा था 2019 में शायद, या 2023 में, 2023 में या 2019 में ये सवाल पूछा है आपसे कि मैवन मिशन में एम क्या होता है। ठीक है। तो एम था मार्स। इस मिशन को समझो, इस मिशन में क्या हो रहा है, ये न्यूज में क्या बोल रहा है। तो मार्स, हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग चलो भारत में तो रह ही रहे हैं ना, मतलब अर्थ में तो रह ही रहे हैं, हम लोग मार्स में भी एगो बिल्डिंग ले लेते हैं। तो मार्स में एगो बिल्डिंग रहेंगे, ले लेंगे और वहीं पर जाकर रहेंगे। लेकिन अब हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि मार्स में जो एटमोसफेयर था, वो एटमोसफेयर अब खत्म हो रहा है। ठीक है। तो एटमोसफेयर खत्म कैसे होने लगा, यही चीज चेक करने के लिए हम लोग ये मैवन मिशन स्टार्ट किए थे। यहाँ पर जो है नासा ने मैवन नाम का एक इसके स्पेस क्राफ्ट जो था वो भेजा था। ठीक है। और जो कि वहां पर एनालाइज कर रहा था। उन्होंने इस मिशन के अंदर क्या हम लोग सीखे, इस मिशन के इस मिशन के अंदर हम लोग ये सीखे कि जो सोलर विंड होता है, ठीक है, तो सोलर विंड की वजह से जो वहां का हवा है वो खत्म हो गया। ठीक है। ऐसा हम लोग ये मैवन मिशन की वजह से समझे हैं। तो मार्स में अब जो है वो हवा भी नहीं है, वहाँ पानी भी नहीं है। उसका मेन कारण क्या है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नहीं सॉरी, उसका मेन कारण है सोलर विंड। ठीक है। मैं मजाक करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा हल्का फील कर सको, अभी प्रेशर का माहौल है। ठीक है। अब प्रेशर का माहौल, वो चीज जो है वो कुछ देता नहीं है, ऊपर से ले लेता है। ठीक है। हाँ, प्रेशर जो है वो है अपना है, तो रहने दो। ठीक है। फिर भी काम करना है, देखो प्रेशर कुछ भी हो जाए, अगर आपको कोई काम करना है तो प्रेशर आए या कोई बिना प्रेशर आए, काम करना है तो काम करना है। ठीक है। तो उसी तरह से आप अपना काम करो। अगर आपको पढ़ना है तो डर लग रहा है, नहीं डर लग रहा है, पढ़ना है बस। अगर डर भी लग रहा है तो डर के बावजूद पढ़ो। ठीक है। जीत का जो रास्ता है यहीं पर खुलता है। ठीक है। जब भी आपको दिख रहा है कि वो डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, डर लगने दो, हम फिर भी करेंगे। ठीक है। अभी आप देखे भी होंगे कभी कभी, जब ये क्रिकेट में फाइनल मैच होता है, तो जो विराट कोहली है वो हमेशा प्रेशर में कैसे परफॉर्म करता है, वो जानता है प्रेशर है, उसको पता है प्रेशर है, प्रेशर भी है तो रहने दो, फिर भी काम करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, आप देखे भी होंगे हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी सब क्या बोलता है कि आपका आपका माइंड ये नहीं जानता है कि आपका बॉडी कितना थका हुआ है। ठीक है। आपका माइंड बोलता है कि आपका बॉडी थका हुआ है, तभी आपका बॉडी समझता है कि हाँ थके हुए हैं। आपका माइंड जब पैनिक कर जाएगा तो आपका बॉडी भी पूरा हिल जाएगा। अपने माइंड में ही कंट्रोल करो, आपका माइंड में कंट्रोल है, पॉजिटिव थॉट्स डालो, वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, बस ऐसे बोल बोल के करो, डरो नहीं। ठीक है। डरना नहीं है, और एक्सपेक्ट भी मत करो। देखो, अगर आपके नसीब में कुछ नहीं है, ठीक है, या फिर आपका भी समय नहीं आया है, तो आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है। तो आप जितना भी हाथ हथौड़ी मारोगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपका समय आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा। तो आपको तो पता नहीं कि कब समय आ रहा है आपका, आपको तो मालूम नहीं है ये चीज कि मेरा समय कब आ रहा है। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको तो मालूम नहीं है तो आप काम ही कर सकते हो। ठीक है। बस अपना काम करते रहो। प्रेशर आ रहा है, ठीक है, आने दो, फिर भी आप काम करो। आपको रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, रोना आ रहा है तो रो के फिर काम करने लगेंगे। इस तरीके से आप जीतोगे। ठीक है। एग्जामिनेशन में मान लो कि आपको क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, जाओ, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना करके आएंगे। अगर ये एटीट्यूड आप लेकर के जाओगे, सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी का बात नहीं बोल रहा हूँ, हर एक एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है। जहां पर भी पेपर टफ आता है, वहां पर जानते हैं वो एक तरीके का ना आपका पेशेंस का टेस्ट नहीं कर रहा है, वो आपका टेस्ट कर रहा है प्रेशर का, कि आप पैनिक को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अगर आप पैनिक को हैंडल कर रहे हैं तो बस ठीक है, शांत रहोगे, बेस्ट परफॉर्म करके आओगे तो कोई नहीं आपको हरा पाएगा। ठीक है। अगर आपने मेहनत किया है, शांति बनाए रखा है, और चुपचाप से काम करके आए हैं, तो आप जीतोगे। तो मैवन मिशन आप समझ लिए हैं, मैवन मिशन का फुल फॉर्म क्या है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन।
तो मैवन मिशन आप समझ लिए, लेकिन जो मैवन मिशन के लिए जो हम लोग स्पेस क्राफ्ट भेजे थे, अब उससे हमारा कॉन्टैक्ट छूट गया है। ठीक है, कॉन्टैक्ट छूट गया है। तो कॉन्टैक्ट अगर छूट गया है तो हम लोग बोल रहे हैं कि अब कॉन्टैक्ट छूट गया है तो भाई अब छोड़ दो। ठीक है, ब्रेकअप, अब ब्रेकअप तुम जाओ। ठीक है, तो उसको भेज दिया है। अब हम लोग का उससे नाता नहीं रह गया। ठीक है, मैवन मिशन बाय बाय टाटा। ठीक है, तो एक्स का याद तो अभी भी आएगा हम लोगों को थोड़ा सा, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर से पूछ सकता है कि मार्स के अंदर हम लोग कौन सा मिशन भेजे थे। तो मैवन मार्स मिशन या फिर केवन मार्स मिशन, वो अब जो भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इट वॉज ए नासा ऑर्बिटर डिजाइन टू स्टडी द अपर एटमोस्फेयर ऑफ मार्स एंड प्लैनेट्स एटमोस्फेरिक escape प्रोसेस। इसके बाद मिडिल क्लास जर्नी, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि हम लोग मिडिल क्लास किसको कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारा लिमिट बनाया है, जिस लिमिट के नीचे रहेंगे तो आप लो इनकम कहलाएंगे। ठीक है, तो वो एक लिमिट सेट किया है, तो एनुअल इनकम इन यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो जो लो इनकम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक जिसको लो इनकम बोल रहा है, उसी को लो इनकम बोल रहा है जिसका एनुअल इनकम जो है $1135 है या फिर उससे कम है। इसके बाद अगर मान लो $1136 से लेकर के $4495 है तो उसको लोअर मिडिल इनकम कहते हैं। अपर मिडिल इनकम हम लोग बोल रहे हैं जिसका $4496 से लेकर के $13,935 इनकम है। ठीक है, हाई इनकम में तो जाएंगे नहीं, हाई इनकम तो बहुत ज़्यादा इनकम हो गया भाई। अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई हम कहाँ पर आते हैं। ठीक है, आप भी कैलकुलेट करो कि आप कहाँ पर आते हो। 90 से गुना कर लो, है ना। 90 भी नहीं, 94 से गुना करना पड़ेगा डॉलर को। रुको, कहाँ गया कैलसी भाई, रुको अभी हमको देखना पड़ेगा हम गरीब हैं कि अमीर हैं। 1135 मल्टीप्लाई बाय 95। तो अगर आप 1,07,885 रुपया इससे कम कमाते हैं, आप लो इनकम में आते हैं। ठीक है, तो भाई हम भी लो ही इनकम वाला आदमी है जी। फिर भी हमारा दाल रोटी चल जाता है भाई, आप ही लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन कहीं पर हम लोग हाई इनकम में भी जाएंगे। हम तो हाई इनकम कभी ना कभी तो पहुंचेंगे ना, भगवान का दया से। हे भगवान कभी हमको ऊपर तक लेके जाओ, ऊपर मतलब कि पैसा से ऊपर। ठीक है, ये नहीं कि अपने पास ही बुला लिया है ऊपर बोल करके। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया यार, पूरा ही हो गया। बताओ, लास्ट में जो है शौक दे करके गया ये न्यूज़। अरे भाई ये क्यों बताना था कि कितना इनकम है नहीं है, ठीक है ना भाई। ठीक है, तो हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फटाफट इसको रिवाइज करते हैं और जो जो स्टार मार्क किए हुए हैं वो सबको वापस से फटाफट आपको बोल देंगे, रिवीजन कर लेंगे और एंड करेंगे। ठीक है, चलो चलो अब समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। तो सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट वाला को यहाँ पर वापस से समराइज करेंगे, है ना। सबसे पहले 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाएं, जिसका थीम रखा गया इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है, इसको होस्ट किया गया है बाय रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। इस दिन को हम लोग पहली बार मनाए थे 1973 के अंदर। इस बार का कैंपेन मिशन है नाउ फॉर क्लाइमेट। ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया गया। इसका थीम रखा गया फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर। इसका स्लोगन भी रखा गया है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, इसके बाद फिर वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया गया। इसका थीम रखा गया है री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो ए न्यू रिलेशनशिप विथ आवर ओशियन। ठीक है, अपॉइंटमेंट में देखते हैं वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं नीलकंठ मिश्रा जी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इंडिया एआई मिशन के सीईओ बने हैं सौरभ विजय। ओके, इसके बाद इंडिया का 3 टीनेजर है जिसको अर्थ प्राइज मिला है। पहली बार किसी इंडियन ग्रुप को यह अर्थ प्राइज मिला है। यह अर्थ प्राइज किस इनोवेशन के लिए मिला है, प्लास्टिक। प्लास्टिक नाम का इनका इनोवेशन है, इसके लिए इन लोगों को अर्थ प्राइज मिला है। 3 टीनेजर बच्चे हैं, कौन कौन, क्या नाम है उनका, विवान छौछरिया, अरियाना अग्रवाल और अव्याना अव्याना मेहता। नाम थोड़ा सा जेंजी वाला है प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है। ये 3 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्लास्टिक इनोवेशन की वजह से अर्थ प्राइज जीता है। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है इसके अंदर इन लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो पानी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक है उसको निकालने का एक टेक्निक खोज लिए हैं, उसको निकालने का एक तरीका खोज लिए हैं और इसके लिए इन लोगों को मिला है अर्थ प्राइज 2026। ठीक है, इसके बाद JNK बैंक यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक को फिनेकल गोल्ड अवार्ड मिला है फॉर देयर एआई प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके बाद आर प्रगनंदा जो है वो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं टू विन नॉर्वे चेस 2026 टाइटल। ठीक है, तो नॉर्वे चेस जो है उसमें कोई भी इंडियन नहीं जीता था, पहली बार जीते हैं आर प्रगनंदा जी। ठीक है, इसके बाद
सिंगापुर ओपन टाइटल चल रहा था, मतलब सिंगापुर ओपन टाइटल बैडमिंटन का टाइटल है, जिसमें इंडिया की तरफ से जीते हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो सात्विक जी और चिराग जी, इन लोग दोनों का जो डबल ग्रुप है, मतलब कि 2 जन मिल करके हराए हैं इंडोनेशिया को। ठीक है, इंडोनेशिया का फजर अल्फियान और मोहम्मद सोहिबुल फिक्री, इन लोगों को फाइनल्स में हराया है और जीत लिया है सिंगापुर ओपन टाइटल। ठीक है, इसके बाद लियोनेल मेसी जो है, इन्होंने रिसीव किया है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में ट्रैप कर सकता है, प्रिंस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड दे सकता है। आपके दिमाग में वहां पर ट्रैप आ जाएगा, आपको ऐसा फील होगा कि कहीं सर ही तो गलत नहीं पढ़ा दिए होंगे, प्रिंस ही होगा। आखिर कोई लड़का को प्रिंसेस का अवार्ड मिलता है क्या? ये आपको ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ध्यान देना। तो लियोनेल मेसी जो है, उन्होंने रिसीव किया है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, इसके बाद आईपीएल 2026 में आरसीबी ने खिताब जीता है और आरसीबी अब 2 बार का चैंपियन बन गया है। पिछले बार भी आरसीबी ही जीता था, इस साल भी आरसीबी ही जीता है। ठीक है, उसके बाद इस बार 2026 में जो आईपीएल टाइटल हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा अवार्ड जो जीता है वो वैभव सूर्यवंशी ने जीता है, जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते थे। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वैभव सूर्यवंशी जो 5 प्राइज जीता है, वो किस टीम की तरफ से खेल रहा था? तो राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, लड़कियां आप लोग ध्यान दो, आप लोग से मिस हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स से थी कि नहीं थे। ठीक है, तो ऑरेंज कप जीता है वैभव सूर्यवंशी ने। इसके बाद फिर इमर्जिंग प्लेयर जीता है वैभव सूर्यवंशी ने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जीता है वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है, मोस्ट सिक्सेस का अवार्ड भी वैभव सूर्यवंशी को ही मिला है। बेस्ट स्ट्राइक रेट, ये भी वैभव सूर्यवंशी को मिला है। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड जो है वो पंजाब किंग्स ने जीता है, याद रखना इसको। ठीक है, इसके बाद नेशनल न्यूज के अंदर हम लोगों ने देखा कि उड़ीसा है वो पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। ठीक है, मई महीना में इन लोगों का एक कैंपेन चल रहा था, उड़ीसा का एक कैंपेन चल रहा था जिसका नाम था मंथ ऑफ सोलर कैंपेन, जिसके वजह से इस मंथ में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा पीएम सूर्यघर के अंदर, इसीलिए उड़ीसा ही जीता है पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, इसके बाद यूएस में बाहर से आने वाले फाउंडर्स की संख्या में इंडिया का सबसे ज्यादा फाउंडर्स है। यानी यूएस के अंदर बहुत सारा कंपनी बना हुआ है, तो बहुत सारा कंपनी का फाउंडर जो है वो दूसरे देश से आए हुए हैं। तो कौन सा देश है सबसे ज्यादा फाउंडर्स आए हैं? तो वो इंडिया की तरफ से है। सेकंड नंबर पे आता है इजराइल और थर्ड नंबर पे आता है यूके। तो इंडिया हैज इमर्ज द लीडिंग कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर इमिग्रेंट फाउंडर ऑफ यूएस यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। तो जो भी यूएस के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, उनको फाउंडिंग करने वाला जो सबसे ज्यादा आदमी लोग है वो इंडिया की तरफ से है। तो 96 यूनिकॉर्न कंपनीज जो है यूएस के अंदर, उसका फाउंडर एक इंडियन ओरिजिन का बंदा है या बंदी है। ठीक है, इसके बाद इजराइल आता है, उसके बाद यूके आता है। ओके, इसके बाद पहली बार हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं, शिप के थ्रू हम लोग भेजे हैं बोटेनिकल इन्फ्यूज्ड रेडी टू कुक मिलेट फूड। कहाँ से भेजे हैं? कर्नाटका से भेजे हैं, न्यूजीलैंड। ठीक है, इसके बाद इंडिया का पहला बॉर्डर विलेज ये लद्दाख में बना है। उस बॉर्डर विलेज का नाम क्या है? चुमूर। तो चुमूर को हम लोग इंडिया का पहला और लद्दाख का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना रहे हैं अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद ब्रिक्स मेंबर्स कौन कौन है इसको ध्यान में रखना। ब्रिक्स मेंबर जो है वो कौन कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साथ में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई। और लास्ट में अभी अभी जो लेटेस्ट ज्वाइन हुआ है वो है इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखना, इंडोनेशिया जो है 2025 में ज्वाइन हुआ है, तो लेटेस्ट ये है। 11 मेंबर कंट्री है और 10 पार्टनर कंट्री है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितना पार्टनर कंट्री थे और आपको देगा ऑप्शन 11। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ 11 मेंबर बोला था ना, 11 ही होगा, तो ऐसा नहीं होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 मेंबर कंट्री है, याद रखना, और 10 पार्टनर कंट्री है और 11 मेंबर कंट्री है। ओके, इसके बाद एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर एक चिप एआई इंडेक्स है। ठीक है, ये चिप एआई इंडेक्स जो है वो देखता है कि इंडिया के अंदर एआई किस तरह से यूज हो रहा है। ठीक है, एआई का कितना स्टार्टअप्स है वगैरह वगैरह है। ये इंडेक्स के आधार पे ये कंट्रीज को रैंक किया है। ठीक है, तो कंट्री को कितना रैंक किया है? इंडिया रैंक हुआ है 4th इन एआई परफॉर्मेंस और 5th इन डिजिटल इकोनॉमी। पहले हम लोग 8th आते थे, अब हम लोग 5th आ गए हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी में पहले हम लोग 5th रैंक पे आते थे, सॉरी पहले हम लोग 8th रैंक में आते थे, अब हम लोग 5th रैंक में आने लगे। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, साइड। तो साइड रिपोर्ट के अंतर्गत कहा जा रहा है कि एआई परफॉर्मेंस में इंडिया 4th रैंक करता है। ठीक है, और डिजिटल इकोनॉमी के अंदर इंडिया 5th रैंक करता है। ठीक है, अब देखो एआई परफॉर्मेंस के अंदर तो 4th रैंक इंडिया कर रहा है, तो फर्स्ट कौन रैंक करता है? फर्स्ट रैंक कर रहा है यूएसए, सेकंड में चाइना, तीसरा में सिंगापुर और फिर है इंडिया। ठीक है,
इसके बाद लास्ट में वर्ल्ड बैंक जो है वो मिडिल क्लास कैटेगरी बनाया है और बताया है कि इनकम के आधार पर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन लो इनकम कैटेगरी के अंदर आता है, कौन लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी के अंदर आता है, कौन अपर मिडिल इनकम कैटेगरी के अंदर आता है और कौन हाई इनकम कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पर लिमिट है, इस लिमिट के अंदर आप देख लो कि लो इनकम कैटेगरी कौन सा है। तो $1135 या फिर उससे कम आप कमाते हैं तो आप गरीब हैं, ठीक है, आप अमीर हो जाओ। मैं भी गरीब हूँ, मुझे भी आप अमीर कर दो, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए हैं। ये वाला एक मीम निकला था ना, वही बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं, मेरे मम्मी पापा हमको गरीब जन्म नहीं दिए, मेरे मम्मी पापा हमको बहुत अमीर जन्म दिए हैं। मैं दिल का अमीर हूँ, मेरे दिल के अंदर अच्छाई है और यही तो एक रिचनेस का प्रतीक होता है। बोलो जुमा केसरी। है ना। ऑकस, ऑकस को भी आप देख लो कि ऑकस ग्रुप जो है उसके अंदर 3 कंट्री है, ठीक है। कौन कौन? ऑकस के अंदर आता है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ठीक है। और ये जो ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ये कब बना था? 2021 में बना था। सिंपल, यहाँ पर हम लोगों ने 1 जून से लेकर के 8 जून तक का आपका जीए मिसलेनियस पोर्शन को कवर कर दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करो यार, कमेंट करो, आपका एक एक कमेंट मैं दिन रात देखते रहता हूँ। मैं बहुत सारा कमेंट देखता हूँ और मैं आपको तुरंत हर्ट नहीं देता हूँ। इसीलिए नहीं हर्ट देता हूँ क्योंकि अगर हर्ट दे दूंगा ना तो मेरा जो डैशबोर्ड है वहां से हट जाता है। तो मैं उसको हर्ट नहीं देता हूँ, मैं ज़्यादा देर तक उसको देखता हूँ। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का कार्य करता है, तो आप जरूर अच्छा से कमेंट करो, शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग, और सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आरबीआई एग्जाम के लिए भी और दूसरे एग्जामिनेशन के लिए भी, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत, टाटा।